हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MERS को कहते हैं। इसको डिस्कस करने के पहले हमने पिछले वीडियो में जिंका वायरस के बारे में डिस्कशन किया था, उसको थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर लेते हैं जिससे कि हमारा रिवीजन चलते जाएगा। जिक्का वायरस, अगर कोई पूछे जिक्का वायरस किस फैमिली के अंदर आता है तो याद है तो बताइए। क्लेवी विरिदी के अंदर आता है, ठीक है। या जहाँ पर डी ए ई रहे ना, उसका मतलब है कि ये फैमिली है। ट्रांसमिशन कैसे होता है तो ये मेनली मॉस्किटो को काटने से होता है। कौन से मॉस्किटो को काटने से होता है तो एडिज मॉस्किटो, मेनली एडिज इजिप्टी मॉस्किटो। तो ये रात में काटता है या दिन में काटता है? ये दिन में काटता है, ठीक है। तो ऐसा दिन में काटने वाला और कौन कौन सा बीमारी है जिससे कि हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये जिक्का वायरस है या वो है? तो डेंगू, येलो फीवर, जापानी इंसेफ्लाइटिस और वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सिमिलर ट्रीटमेंट होगा जैसे डेंगू वायरस का होता है, ठीक है। डेंगू फीवर में हम क्या करते हैं? सिर्फ रेस्ट करते हैं, कोई भी ड्रग और वैक्सीन नहीं है इसके लिए। तो इसमें क्या है कि जो सिम्टम है ना, जैसे कि फीवर आ गया तो उसके लिए हम ड्रग ले सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर डेंगू के लिए हम नहीं ले सकते हैं। जैसे कि फीवर और पेन के लिए हम पैरासीटामोल लेंगे, ठीक है। अब ये लिंक क्या होता है जिक्का वायरस का और हमारा फीटस का? तो इसके कारण माइक्रोसिफेली देखने को मिलता है। अगर ये जिक्का वायरस प्रेग्नेंट वुमन में हो जाए और प्रेग्नेंट वुमन से बच्चे में फीटस पे चला जाए तो इसके कारण क्या हो सकता है? माइक्रोसिफेली हो सकता है। अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखें तो उसमें आपको GBS सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कौन सा? GBS। अब ये GBS क्या है? गुलियन बेरी सिंड्रोम, ठीक है। ये आइसोलेटेड हुआ था कहाँ से? तो रिसर्च मकाक्यू मस्कीटो से। कब? तो अप्रैल 1947 में। इसका जो लीनिएज है वो अफ्रीका और एशिया दोनों में देखा गया है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, पेरीनेटल ट्रांसमिशन से और सेक्सुअल ट्रांसमिशन से जाता है, ठीक है। ये जो जिक्का वायरस है उसका अगर कोई इंक्यूबेशन पीरियड पूछे तो वो होता है 2 से लेके 7 दिन तक। इसका होस्ट कौन कौन सा होगा? तो इसका होस्ट होगा मंकी। कौन? मंकी और ह्यूमन, ठीक है। अब साइन और सिम्टम की बात करें तो लो ग्रेड फीवर होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश होंगे, मसल पेन होगा, ज्वाइंट पेन होगा, हेडेक होंगे, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। स्टार्टिंग में 2014 में 147 केस देखने को मिले थे। माइक्रोसिफेली, ये माइक्रोसिफेली में क्या होता है? सर छोटा हो जाता है। ये डायरेक्टली फीटस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ फीटस का जो लाइफ स्पैन है उसको शॉर्ट कर देता है, उसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कम कर देता है, मोटर फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है और कन्वुल्जन भी इसके कारण होता है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सलाइवा या यूरिन सैंपल जो कलेक्ट होगा फर्स्ट 3 to 5 डेज में, उससे मेनली ये सिम्टम आने के बाद ही इसके पता चलते हैं। सेकेंड, सीरम जो कलेक्ट करेंगे फर्स्ट पहला दिन से तीसरा दिन तक, इनफ्लोरोसेंस एसे के द्वारा, इल्सा के द्वारा। उसके बाद डोनर जो है ना, ये जो इसमें एल्सा है ना, उसमें हम क्या देखेंगे? 2 एंटीबॉडीज देखेंगे, एक तो IgM और दूसरा IgG, ठीक है। इसमें कभी भी एस्पिरिन और एनसिड का यूज नहीं करना चाहिए। अगर किए तो इसके कारण हैमरेज हो सकता है। प्रिवेंशन तो मस्कीटो बाइट से बचाओ। उसके बाद फुल कपड़े पहनो। उसके बाद जहाँ पर आपको लगे कि इसके अंडे लार्वा मिलेंगे वहाँ पर वो आप मस्कीटो जो होता है ना प्रोपेरेंट वो डालिए। उसके बाद कहीं पर पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए। अगर आपका बेबी 2 मंथ से छोटा है तो कभी भी इंसेक्ट रेपिलेंट का यूज नहीं करना चाहिए, उससे के कारण क्या हो सकता है? रैसेज ये सब होने का डर है। अगर आपको जिक्का वायरस है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए कि आपको मच्छर ना काटे।
अगर वो आपको काटेगा तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला सकता है। ठीक है, तो अपने आप को मच्छर से बचाइए। ठीक है, इसके कारण क्रोनिक रैश, कंजक्टिवाइटिस और जॉइंट पेन भी देखने को मिलता है। अब आते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है जो मेनली कॉज होता है कोरोना वायरस से। ठीक है, तो व्हाट इज मर्स-कोव? तो ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है जो मेनली कोरोना वायरस के कारण होता है। इसका नया वेरिएंट देखने को मिला है 2012 में मिडिल ईस्ट रीजन में, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये कैसे स्प्रेड करता है? ये मेनली स्प्रेड करता है क्लोज कॉन्टैक्ट से। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आपने कॉन्टैक्ट किया क्लोज, या लिविंग विथ ए पर्सन, जो पर्सन है उसको होया हुआ है उसके साथ आप रह रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए हैं उसके रेस्पिरेटरी सेक्रिएशन या बॉडी फ्लूइड से, तब ये आपको हो सकता है। जो आपका मर्सा है ना, वो मेनली डिफरेंट होता है सारस से। कौन सा? मर्सा डिफरेंट होता है SARS से। ठीक है, मर्सा जो है वो इजीली स्प्रेड नहीं करेगा और ये सार्स जो है वो इजीली स्प्रेड करेगा। ठीक है, अब पीपल जो इन्फेक्ट हो चुके हैं मर्सा के द्वारा, वो अपने आप को हेल्थ केयर फैसिलिटी करवाएंगे और अपने क्लोज फैमिली मेम्बर से दूरी बनाए रखेंगे। यहाँ पे पहले बता दिए कि मर्सा जो सारस है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मर्सा है जो इजीली स्प्रेड नहीं करता, सारस इजीली स्प्रेड कर सकता है। अब सोर्स ऑफ वायरस क्या है? तो ये मेनली बैट से आता है। बैट में जो बीटा कोरोना वायरस होता है उससे आता है। साइन और सिम्टम, तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के तरफ, मिडिल ईस्ट कहने का क्या मतलब है? सऊदी अरबिया, जापान, क्वेतार या USA, और आपको अगर ऐसा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर या कफिंग हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को चेकअप करवाइए। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। जैसे कि अगर बात करें UK की तो वहाँ से पर 1 से 9 दिन होता है, फ्रांस में 9 से 12 दिन होता है, जॉर्डन में 1 से 13 दिन के बीच में होता है, इटली में 3 से 4 दिन में होता है, ऐसा केस में 5 दिन में होता है। ठीक है, 19 जून 2015 तक लेबोरेटरी से कंफर्म कर दिया गया था कि ये जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, कोरोना वायरस है, ये ह्यूमन इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी 2012 में एक बार आ चुका था, जिसके कारण 445 डेथ हो चुके थे। ठीक है, 26 कंट्री में ये मेनली केसेज रिपोर्ट किए गए थे। इनमें से ये है कुछ। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो देखे गए वो कहाँ से थे? KSA से थे। जनवरी 1, 2015 तक 393 केस रिपोर्ट हो चुका था कि जैसे KSA से इतना ये सारी रिपोर्टिंग है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस मेनली किया जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट से। किसके द्वारा? तो मॉलिक्यूलर टेस्ट से, जिसमें एक्टिव इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेरोलॉजिक टेस्ट, इसमें हम देखते हैं कि कभी पहले इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, इसमें हम मर्स कोविड का कोरोना एंटीबायोटिक देखते हैं। सेरोलॉजिक टेस्ट में हम सर्विलेंस और इन्वेस्टिगेशनल पर्पस से भी देखते हैं, ना कि डायग्नोस्टिक पर्पस से। ठीक है, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? मेनली जो MERS है इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, सिर्फ हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या है कि आप अपने हाथ को साबुन से या पानी से एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए धोइए। उसके बाद क्या कीजिए, कहीं बाहर से आए हैं तो आप पहले बिना हाथ को धोए हुए आए, माउथ नोज को टच ना कीजिए, क्योंकि ये कॉमन वे है एंट्री करने का। क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड कीजिए, जो पर्सन सिक हैं उनके शेयरिंग कप यूटेंसिल को और ये कॉन्टैक्ट में नहीं यूज कीजिए। उसके बाद मेक श्योर रहिए कि ये जो डिसइंफेक्टेंट हैं आपके डोर नॉब पे, टेबल पे तो नहीं आ गया है, इसलिए एंटीबैक्टीरियल क्लींजर का यूज कीजिए। ठीक है, कंसर्न करने की ज़रूरत कब होगी? ऐसे कि ये जो वायरस है इसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शन और डेथ हो चुके हैं। इसका एविडेंस मेनली इंटरनेशनल लेवल ट्रैवल में देखा गया है। मेनली जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ना, वो फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा होने का डर है, या हेल्थ केयर फैसिलिटी जो केयर कर रहे हैं उन पेशेंट का,
जो मेजॉरिटी ऑफ केसेज मिला है वो बिना हिस्ट्री ऑफ एनिमल कॉन्टैक्ट का है। मतलब किसी एक पर्सन को हो गया, वो ट्रैवल किया, दूसरे पर्सन को दिया, अब दूसरा पर्सन अपने घर गया, अपने ये फैमिली के कांटेक्ट में आया, वो उन्हें दिया, इस तरह से ये फैलता है। ठीक है, इसका जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गैप है वो अभी तक अननोन है कि रिजर्वायर्स कौन है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, स्कोप ऑफ स्प्रेड। इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।